हेलो कोडर्स, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस कोर्स के पार्ट 2 में। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स, स्टेट्स, प्रॉप्स, यूज इफेक्ट हुक और यूज स्टेट हुक ऑलरेडी पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको रिएक्ट जेएस को आने से पहले कितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको रिएक्ट जेएस की सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इस रिएक्ट जेएस के पार्ट 2 में ये देखते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, राइट। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाए हुए हैं, तो अभी ये देखेंगे कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर, एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो ये है कि इसमें हम लोग राउटिंग कैसे करेंगे, राइट, कि एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे हम लोग कैसे नेविगेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है उसमें ये हम लोग करेंगे कि एपीआई कॉलिंग करेंगे, कि सर्वर से डाटा फेच करके हम लोग अपने रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद जो पांचवा टॉपिक होगा हमारा वो होगा यूज कॉन्टेक्स्ट का, कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा भेजना है, अगर वो पेरेंट का चाइल्ड है तब तो हम लोग उसको आसानी से भेज पा रहे थे, बट लेट सपोज वो कंपोनेंट हमारा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मींस वो किसी का चाइल्ड नहीं है, तब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे भेजेंगे। सो उसके लिए हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे और उसको हम लोग उसमें समझेंगे। तो चलिए ये देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। सो अभी तक हम लोग फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए एक फंक्शन का यूज कर देते रहे, कि फंक्शन लिख के कंपोनेंट का नेम, और जैसे हम लोग फंक्शन को नॉर्मली बनाते थे वैसे ही लिख देते थे, राइट। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी क्लास बनानी पड़ेगी एंड फिर उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पे। सो जो हमारा कंपोनेंट का फोल्डर है, इसी के अंदर हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं माई क्लास कंपोनेंट के नाम से, ठीक है, component.js, ये हो गया, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा फंक्शनल कंपोनेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट को इसमें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इसको इंपोर्ट करते थे हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट में, यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास, वहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्लास लिखेंगे। उसके बाद फिर कंपोनेंट का नेम हमारा क्या है, माई क्लास कंपोनेंट, ठीक है। एंड फिर हमें इसमें कुछ चीज़ें एक्सटेंड करनी पड़ेंगी जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, एक्सटेंड्स, ठीक है, रिएक्ट डॉट, सॉरी स्मॉल में नहीं कैपिटल में, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। वहाँ पे हमारा फंक्शन कंपोनेंट था, वहाँ पे हमें कुछ भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, उसमें सब कुछ हमारा हुक्स के द्वारा काम होता था। बट जो हमारा ये क्लास कंपोनेंट है, यहाँ पे हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब कि जो कंपोनेंट है वो बेस क्लास है रिएक्ट जेएस की, जो हमें प्रोवाइड करता है अगर हमें खुद से कंपोनेंट बना के उसके अंदर कुछ काम करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक रेंडर मेथड, ठीक है। सो ये रेंडर मेथड हम हर एक क्लास में बनाएंगे, चाहे जो भी क्लास हो, हमें हर एक क्लास में रेंडर मेथड बनाना पड़ेगा। और जब भी हम इस क्लास कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा रेंडर मेथड ही कॉल होता है। मीन्स इसके लाइफ साइकिल में हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से सीक्वेंस में एक दूसरे के बाद कॉल होगा, बट मतलब कि रेंडर मेथड हमें हर एक क्लास में चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट में था कि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता था, वैसे ही हमें रेंडर मेथड के अंदर से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। सो अब इससे के अंदर से हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग वहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर कुछ ना कुछ डिव लिखते थे, कुछ ना कुछ एचटीएमएल कंपोनेंट लिखते थे, वैसे हमें यहाँ पर भी लिख करके इसके अंदर से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, डिव आई एम क्लास कंपोनेंट, ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ से हमने इसको लिख दिया। अब इसे हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। जैसे एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे कि हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर करते थे। यहाँ से इसको यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे इस क्लास का नाम, ठीक है। ये हमारा काम इतना हो गया, बस इतना ही हमारा होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे कि प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, राइट, क्योंकि हमारे क्लास कंपोनेंट में भी स्टेट होता है और प्रॉप होता है। सो यहाँ से हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के लिए यूज करते थे। इसको हम लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है,
कंपोनेंट का नेम, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, मतलब कि जो हमारा मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे इंपोर्ट करना है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास देखी हुई है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ से फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, जैसे हर किसी के लिए क्लोज करते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं इसको यहाँ पे। अब जैसे ही सेव करेंगे क्या होगा, जो हमारा क्लास कंपोनेंट था उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है साइड में। ठीक है, अगर हम लोग जाए अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख रखा, आई एम क्लास कंपोनेंट, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या, दिस इज आफ्टर चेंज। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे आपको जो चेंज हुआ है यहाँ पे, ये है जो हम लोगों ने नया ऐड किया है, वो भी यहाँ पे आपको दिखने लगा है। ठीक है, अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट क्यों है और फंक्शनल कंपोनेंट क्यों है। ठीक है, सो जो रिएक्ट का 16.8 वर्जन था उसके पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्लास कंपोनेंट ही था, उसके पहले हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट नहीं था। तो हमें चाहे छोटा सा काम करना हो चाहे हमें बड़ा सा काम करना हो, हमें हर एक चीज के लिए क्लास कंपोनेंट ही डिफाइन करना पड़ता था। राइट, मतलब कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले करना है कि ये आई एम क्लास कंपोनेंट, तब भी हमें पूरा का पूरा क्लास कंपोनेंट लिखना पड़ता था। सो उसमें हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, और जब इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो हमारा कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। मतलब कि उसमें कुछ चीज़ें पहले से ही काम करती रहती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है हमारा ये क्लास कंपोनेंट। राइट, सो इसलिए वो रिएक्ट का जो एप्लीकेशन था धीरे धीरे स्लो होने लगता है, क्योंकि हम लोग हर एक जगह क्लास कंपोनेंट का ही यूज़ कर रहे हैं। बट हमें काम करना है बस थोड़ा सा डिस्प्ले ही करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें। राइट, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, फंक्शनल कंपोनेंट आया। कि लेट सपोज अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें यूआई को रेंडर करना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखना दिखाना है कि आई एम फंक्शनल कंपोनेंट आई एम, या फिर आपको नेम को डिस्प्ले करना है, या फिर लेट सपोज ये जो आपका इनपुट बॉक्स है सिर्फ और सिर्फ इतना, ये आपका एक कंपोनेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूआई है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट लिख सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके आसानी से अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तब तक क्या था कि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो शुरू में उसमें हम लोग ना स्टेट मैनेज कर पाते थे। ठीक है, उसमें हम लोग स्टेट मैनेज नहीं कर पाते थे। प्रॉप्स भले था कि उसमें हम लोग डाटा को रिसीव करके वहां पे डिस्प्ले कर पाते थे, बट हम लोग उसमें के अंदर स्टेट मैनेज नहीं कर पाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूज स्टेट हुक आया, मींस उसके बाद हुक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके द्वारा हम लोग जितनी भी सारी चीजें हम लोग क्लास कंपोनेंट के अंदर कर पाते हैं वो सारी चीजें हम लोग अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी कर पाएं। ठीक है, सो धीरे धीरे भी करके जैसे जैसे हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो मोर एंड मोर कैपेबल होता गया इस क्लास कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए, फिर जो हम क्लास कंपोनेंट था वो धीरे धीरे वहाँ से हटता गया। फिर हम लोग पूरी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट पे ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा काम है वो अगर फंक्शनल कंपोनेंट से हो जा रहा है तो हम लोग क्लास कंपोनेंट का यूज क्यों करें। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट को, तो जो हमारा क्लास कंपोनेंट है वो क्या होगा, टाइम लेता है रेंडर होने में कंपेयर टू फंक्शनल कंपोनेंट। जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो फास्ट होता है कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट, इसीलिए। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि जो हमारा क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं और हम लोग इसमें प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉप्स की बारी हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, जो हमारा app.js है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नेम और एज को पास किया हुआ है, वैसे हम लोग नेम एंड एज को इसके अंदर भी पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पास कर दिया। अब यहाँ पे रिसीव कैसे करेंगे, तो मेरा ये क्लास कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन के अंदर कुछ पैरेंथेसिस है नहीं कि उसके अंदर हम लोग प्रॉप्स डॉट कुछ कर दें, प्रॉप्स डॉट कुछ कर दें। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पे हमारे कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कर्ली ब्रेसेस यहाँ वहाँ पे भी यूज करते थे, यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है दिस का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है दिस का, दिस डॉट प्रॉप्स। ठीक है, अब प्रॉप्स वहां पर भी था क्लास कंपोनेंट के अंदर भी, सो प्रॉप्स के बाद की सारी चीजें वही रहेंगी। इसमें हमें एक नई चीज ऐड करनी है, क्या, दिस डॉट, और बाकी उसके बाद की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या रहेगा, यहाँ पे नेम। ठीक है, नेम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अमित मिल जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे अमित आ गया। और उसी तरीके से अगर हमें एज चाहिए, ठीक है, क्या, एज इज, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा, एज रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ एक्स्ट्रा उसको किसी पैरेंथेसिस के अंदर रिसीव करने की जरूरत नहीं है प्रॉप्स को, और उसके बाद उसको एक्सेस करना है। यहाँ पे सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं दिस कीवर्ड का यूज, और डॉट प्रॉप्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रॉप्स डॉट नेम। नेम मतलब कि जो भी हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ से भेजे हुए हैं।
ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सारे का सारा मेथड हमारा सेम है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग स्टेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे और स्टेट्स को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, सो स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेट इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हमारे पास रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। सो बस इतने से ही लिखने से हमारा स्टेट यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। हमें यहाँ पे कोई और फैंसी यूज स्टेट या कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं होती। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिखा और हमारा स्टेट यहाँ पे बन गया। अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं क्या, नेम इक्वल टू, सॉरी नेम नहीं, सिटी लिख देते हैं। ठीक है, सिटी प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। एक बात ध्यान रखिए, अगर हमें स्टेट डिफाइन करना है तो जो हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा वो स्टेट ही रहेगा। ठीक है, हम लोग कोई भी और नेम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा स्टेट ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमें यहाँ पे कुछ भी लिखना है, इस स्टेट के अंदर चीज़ों को एक्सेस करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दिस वहाँ पर भी था, दिस डॉट स्टेट डॉट, और यहाँ पे सिटी क्या है, सिटी। ठीक है, अब जिसको सेव करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमें यहाँ पे प्रयागराज दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सो ये जो स्टेट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी। बस इतने से लिखने से हमारा स्टेट डिफाइन हो गया है, और इसे अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी हम लोग करेंगे तो जो हमारा स्टेट के अंदर की प्रॉपर्टी है वो हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को एक्सेस करते हैं, और इस तरीके से हम लोग स्टेट को डिफाइन करते हैं और स्टेट के अंदर चीज़ों को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि स्टेट के अंदर चीज़ों को अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, राइट। क्योंकि जो हमारा क्लास कंपोनेंट है तो उसे तो हमें हर एक स्टेट के लिए एक फंक्शन मिलता है, कि हर एक स्टेट के लिए एक फंक्शन मिलता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन है नहीं, राइट। हम लोगों ने कोई स्पेशली फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब। ठीक है, सो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन चेंज सिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ऑन क्लिक। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं अपना, ठीक है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एक फंक्शन बनाना है। सो फंक्शन हम लोग यहाँ पे किससे बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो जब भी हम लोग क्लास कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाएंगे तो हमें किसी भी कीवर्ड का यूज नहीं करना है, राइट। ना ही हमें फंक्शन लिखना है उस फंक्शन के आगे अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है, और ना ही हमें किसी का वेरिएबल नेम वेरिएबल टाइप देना है, मतलब कि वार, कॉल, लेट, कौन सी ऐसा चीज़ हमें नहीं लिखनी है। हमें सिंपली क्या लिखना है, अपने फंक्शन का नेम क्या है वो, चेंज सिटी नेम। ठीक है, एरो फंक्शन, और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, सो वहाँ पे क्या था कि हमारे पास हर एक स्टेट के लिए एक अलग फंक्शन था, बट यहाँ पे एक यूनिवर्सल फंक्शन है हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं दिस डॉट सेट स्टेट। अब इसी के अंदर हमें अपना स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। इसी के अंदर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे सिटी को अपडेट करना है तो हम लोग यहाँ पे सिटी के ऊपर लिख देते हैं क्या, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हमें यहाँ पे कॉल करना है, इसके क्लिक पे, तो हमें कॉल करना पड़ेगा दिस डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ से कंपेयर करें फंक्शनल कंपोनेंट से, तो वहाँ पे हमें अपने वेरिएबल को, अपने स्टेट को, अपने प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए, फिर अपने फंक्शन को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ता था। बट जो हमारा क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर हमें कुछ भी एक्सेस करना है तो हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा दिस का यूज करिएगा अगर आप लोग क्लास कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सो अगर हमें इसे एक बटन पे कॉल करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस डॉट उस फंक्शन का नेम। अब सेव करते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बटन बन के आ जाएगी। ठीक है, सो अभी के लिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये क्या हमारा सिटी अभी तक क्या है, प्रयागराज है, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है चेंज सिटी नाम का। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये क्या हो गया, प्रयागराज से इलाहाबाद हो गया। ठीक है, सो आप लोग दिस डॉट सेट स्टेट मेथड का यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज करना है अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉप्स को एक्सेस कर लिया, स्टेट को डिफाइन कर लिया, स्टेट को एक्सेस कर लिया, और हम लोगों ने स्टेट को अपडेट भी कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। सो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है। अगर हम लोग जनरल वे में किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल की बात करें तो एक लाइफ साइकिल में 3 चीज़ें होती हैं, मीन्स उसके 3 फेजेस होते हैं। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं पेड़ का, तो उसका सबसे पहला फेज क्या होगा कि हम लोगों ने पेड़ को लगाया, राइट, और दूसरा फेज
फेज उसका क्या होगा कि वो बड़ा हुआ, उसने फल दिया, राइट, ये उसका दूसरा फेज हो गया। और तीसरा फेज क्या है कि जब उसका फल देने का टाइम खत्म हो गया तब उसे हम लोगों ने काट दिया। सो ये 3 फेजेस होते हैं चाहे हम लोग किसी भी चीज की बात करें, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा कंपोनेंट होता है उसके भी 3 फेजेस होते हैं एक लाइफ साइकिल के अंदर। सो पहला क्या है, उसका क्रिएट होना, मीन्स कंपोनेंट का क्रिएट होना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंटिंग फेज। और दूसरा क्या है हमारा, अपडेटिंग फेज, मीन्स उसके अंदर हम लोग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं या फिर प्रॉप्स को रिसीव कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती हैं, अपडेटिंग के अंदर। और जो हमारा लास्ट है वो क्या है हमारा, अनमाउंटिंग, मतलब कि अब उसका काम हमारा खत्म हो गया, उसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना है, जैसे कि हम लोगों ने पेड़ को काटा था, राइट। सो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट के भी अंदर 3 फेजेस होते हैं, क्रिएशन मीन्स माउंटिंग, दूसरा अपडेशन, और तीसरा क्या होता है उसका, अनमाउंटिंग, मतलब उसको वहां से डिलीट कर देना। अब जितने भी हमारे पास यहाँ पे फेजेस हैं, हर एक फेज के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें कौन कौन सा फंक्शन यूज करना है अगर हमें कुछ स्पेशल काम करवाना है अपने कंपोनेंट के अंदर, कि जो हमारा कंपोनेंट है वो पहले क्या काम करेगा, फिर दूसरी बार में क्या काम करेगा, फिर तीसरी स्टेज में क्या काम करेगा। अगर हमें इस तरीके से कुछ करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ स्पेशल मेथड्स हैं हर एक फेज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा माउंटिंग फेज है, मतलब क्रिएशन वाला फेज है, उसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं और वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। अभी जो हमारा क्लास कंपोनेंट है, इसको हम लोग जैसे ही सबसे पहली बार में कॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ एग्जीक्यूट होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके अंदर हमें एक और मेथड कॉल करना पड़ता है, सबसे जरूरी है वो है सुपर का, ठीक है। ये कंपलसरी है, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो वो कंपलसरी है कि यहाँ पे हमें सुपर को कॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अपने इस क्लास कंपोनेंट को कॉल करेंगे, मींस जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले यूज होगा क्या, हमारा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि हमें कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है या फिर हमें क्या करना है, अपनी स्टेट को इनिशियलाइज करना है, राइट। सो इस तरीके से काम को हम लोग अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तब हम लोग अपने स्टेट का जितना भी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो हम लोग यहाँ से उठा करके कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू जितना भी काम हम लोग यहाँ पे बाहर कर रहे थे। अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को तो हम लोगों को दिस डॉट स्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसोल लॉग लगा देते हैं, ठीक है, इस दिस डॉट स्टेट के नीचे, ठीक है, आई एम कंस्ट्रक्टर, जिससे पता चलता रहे कि किसके बाद कौन सा चीज कॉल हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं कंसोल लॉग एक, ताकि पता चले ये किसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कंसोल लॉग, ये हो गया। अब इसके अंदर से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ से नल रिटर्न कर देते हैं, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है, नल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको, देखते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट हुआ है कि ये गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे हम लोग कंसोल में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई एम कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ है और उसके बाद गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। जो हमारा माउंटिंग का फेज है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला मेथड कौन सा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। अब उसके बाद रेंडर मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि रेंडर हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया है। अब इसके अंदर हम लोग एक कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई एम रेंडर, ठीक है, सेव करते हैं इसको, यहाँ से क्लोज करते हैं, मीन्स इसको क्लियर करते हैं और अब सेव करते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, दूसरी बार हमारे पास क्या है गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप, और उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है आई एम रेंडर है, लाइक। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, फिर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, फिर हमारे पास रेंडर मेथड है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट एंड चौथा मेथड है वो क्या है हमारे पास, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। अगर इसके अंदर हम लोग कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको यहाँ से कॉपी किया, उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, सेव किया, ठीक है। तब आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आया, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, और फिर यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट,
ठीक है। सो जो हमारा माउंटिंग का फेज है उसमें 4 मेथड्स है हमारे पास। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर है, ये एग्जीक्यूट होगा, फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर रेंडर होगा, उसके बाद फिर कंपोनेंट डिड माउंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब अगर हमें सर्वर से कुछ डाटा को फेच करना है या फिर कुछ एनिमेशन परफॉर्म करना है, वो सारा का सारा काम हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही करते हैं, जिससे कि जो हमारा माउंटिंग वाला फेज है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एट लास्ट हमारा कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर वो सारी चीजें होती रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा माउंटिंग का फेज, ठीक, ये 4 मेथड। अब इसके बाद बात आती है हमारे दूसरे फेज की, जो कि क्या है अपडेटिंग का। मतलब कि अगर हम लोगों ने अपने स्टेट को अपडेट किया है या फिर हमारे पास प्रॉप्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो अपडेट हुई हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास कौन कौन से मेथड कॉल होंगे, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं। सो जो हमारा ये गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, ये हमारा अपडेट के टाइम भी कॉल होगा। जितनी बार हमारा स्टेट अपडेट होगा, प्रॉप्स अपडेट होगा, वो भी हर बार कॉल होगा। इसको हम लोग एग्जांपल के साथ अभी यहाँ पे देख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है शुड कंपोनेंट अपडेट का, ठीक है। क्या है हमारे पास? शुड कंपोनेंट अपडेट का, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, जब भी हम लोग अपडेट करते हैं अपने कंपोनेंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अंदर से हम लोग अपने कंपोनेंट के रेंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग चाहें तो ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो, मतलब कि ये जो रेंडर मेथड है वो कॉल हो या फिर ना हो। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना शुड कंपोनेंट अपडेट, मतलब ये कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए कि नहीं अपडेट होना चाहिए। अगर हम लोगों को किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने कंपोनेंट को अपडेट करना है, रेंडर करवाना है, तो इस पर्टिकुलर मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग कंडीशन के बेसिस पे रिटर्न ट्रू करते हैं तो हमारा एक कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा। अगर हम लोग यहाँ से रिटर्न फॉल्स करते हैं तो हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, ठीक है। उसको अभी हम लोग देखेंगे रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स करके, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें, सेव किया, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे चला, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्लोज करने से पहले कि जो हमारा ये शुड कंपोनेंट अपडेट वाला मेथड है वो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये क्या है, इनिशियल फेज है, मतलब कि माउंटिंग का फेज है। माउंटिंग के फेज में हमारे पास 4 ही थे, तो ये चारों यहाँ पे कॉल हो गए हैं। अब इसके बाद जैसे हम लोग अपडेट करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिर से रेंडर होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हमारे पास अपडेट करने के लिए क्या है, बटन की क्लिक है, ठीक है। अब इस सिटी को हम लोग अपडेट करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या यहाँ पे कॉल हुआ है, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये हर बार कॉल होगा किसी भी मेथड से पहले, ठीक है, हर एक स्टेट में। कंस्ट्रक्टर के बाद ये हर बार सबसे पहले ही कॉल होगा। उसके बाद क्या कॉल हुआ है, शुड कंपोनेंट अपडेट मींस मतलब कि जो हमारा ये गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है ये कॉल हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या कॉल हुआ है, शुड कंपोनेंट अपडेट का। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिटर्न अनडिफाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ अ बूलियन वैल्यू, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात की कि अगर हमें अपने कंपोनेंट को कंडीशन के बेसिस पर रेंडर करना है या फिर रेंडर होने ही देना है, सो हमें इस कंपोनेंट के अंदर से रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना पड़ेगा, राइट। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट वो रेंडर हो तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं क्या, ट्रू, ठीक है। या हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से फिर से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग फिर से चेंज सिटी पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स सबसे पहले आया, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट आया और यहाँ पे आई एम रेंडर आ गया है, ठीक है। सबसे पहले यही हमारा हर बार कॉल होगा हर एक फेज में सबसे पहले। उसके बाद ये शुड कंपोनेंट अपडेट हुआ, उसके बाद फिर रेंडर मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ट्रू यहाँ से रिटर्न किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलाहाबाद हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, फॉल्स कर देते हैं और तब सेव करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कितने भी बार, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा ये स्टेट है वो स्टेट अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा रेंडर है वो रेंडर यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रयागराज था, प्रयागराज ही हुआ है, बट हम लोगों ने यहाँ पे इलाहाबाद किया हुआ है, राइट। सो इस तरीके से अगर हम लोग अपने शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड के अंदर से रिटर्न ट्रू करते हैं तो हमारा रेंडर मेथड कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें कंसोल के अंदर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुआ है और शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ है, बट रेंडर मेथड कॉल नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से फॉल्स रिटर्न किया हुआ। अब जैसे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, सेव, क्लियर, चेंज सिटी, ये रेंडर भी हमारा यहाँ पे अब कॉल होने लगा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग रेंडर मेथड को कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक है कंपोनेंट डिड अपडेट,
ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट जो कि रेंडर मेथड के बाद कॉल होता है। जैसे हमारा कंपोनेंट डिड माउंट था, मीन्स माउंटिंग फेज में रेंडर मेथड के बाद क्या कॉल होना चाहिए, वैसे ही हमारा क्या है, कंपोनेंट डिड अपडेट मीन्स रेंडर मेथड के बाद क्या कॉल होगा। ठीक है, उसको भी यहां पे देख लेते हैं जल्दी से। कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, console.log कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, सेव किया, ये हो गया चेंज सिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप सुट कंपोनेंट अपडेट रेंडर और फिर कंपोनेंट डिड अपडेट भी कॉल हो गया है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो अपडेटिंग का फेज है उसमें भी हमारे पास क्या है, चार हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप सुट कंपोनेंट अपडेट रेंडर और कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, ये सारे हमारे 4 मेथड्स अपडेटिंग के लिए भी हैं। सो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट फेज है वो क्या है हमारा, जब हम लोग पेड़ को काटते हैं, मतलब कि अनमाउंटिंग का फेज, की उस पेड़ को हम लोग निकाल के फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब लेट्स सपोज हमारे कंपोनेंट का काम कंप्लीट हो गया, उसको डाटा डिस्प्ले करवाना है तो उसने डिस्प्ले करवा दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है, या फिर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। बट हमारे कंपोनेंट का जो काम है रेंडरिंग का या फिर एपीआई कॉलिंग का या फिर जो एनिमेशन डिस्प्ले करना है उसको, ठीक है, या फिर एनिमेशन लगातार डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें क्या करना है, अब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, राइट। तो हमें क्या करना है, उस कंपोनेंट को अनमाउंट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट एक मेथड है। क्या है, हम लोग करते हैं console.log आई एम कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग यूज कैसे करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कंपोनेंट विल अनमाउंट है क्यों, इसका यूज क्या है। सो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमें एक एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, एपीआई कॉल हो रही है, हमारा पेज लोड हो गया है, हमारी एपीआई कॉल हो रही है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। अब यूजर ने क्या किया, उस कंपोनेंट से या फिर उस पेज से दूसरे पेज पे डायरेक्टली चला गया। ठीक है, हमारे एपीआई का कॉलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, बट वो उस पेज से दूसरे पेज पे चला गया, बट हमारी एपीआई तो कॉल हो रही है, राइट। सो उस टाइम पे कुछ अनवांटेड चीजें हो सकती हैं। जैसे एपीआई से कॉल आया, डाटा आया, लेट सपोज हम लोगों ने कुछ अलर्ट लगाया हुआ है, वो अलर्ट उस यूजर के सामने आ गया जस्ट, बट यूजर तो उस पेज से दूसरे पेज पे चला गया है, राइट। तो उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, या फिर कुछ हम लोग एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि लेट सपोज बार बार बॉल बाउंस हो रही है, उसका कोड तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मेमोरी में स्पेस भी ले रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही यूजर उस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाए या फिर उस पेज से दूसरे पेज पे जाए, हमें क्या करना है, उस बॉल बाउंस के एनिमेशन को स्टॉप करना है। मीन्स जो हमारा मेमोरी में स्पेस है उसको भी क्लियर करना है। तो उस तरीके की चीज़ों को हम लोग कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कि ये कब कॉल होगा, जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होगा उसके जस्ट पहले। सो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कब कॉल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बटन बनाते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन बनाते हैं हम लोग, बटन रिमूव कंपोनेंट। ठीक है, रिमूव कंपोनेंट एक बटन हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर एक फंक्शन लिखते हैं, ऑन क्लिक का रिमूव कंपोनेंट। ठीक है, रिमूव कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन रिमूव कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक स्टेट बनाते हैं कि वो स्टेट की वैल्यू जब ट्रू होगी तब ये कंपोनेंट दिखेगा और जब फॉल्स होगी तो नहीं दिखेगा, राइट। कॉन्स्ट सो एंड सेट सो, ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट को बनाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है हमारा पिछला वाला लेक्चर, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, नहीं इसको ट्रू ही रहने देते हैं। ठीक है, ट्रू रहने देते हैं। ठीक है, सेट सो इक्वल टू, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक एक्सप्लेनेशन मार्क और इसके आगे लगा देते हैं शो। ठीक है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग कर देते हैं। ठीक, कंडीशनल रेंडरिंग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, डबल एंड। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं इसको सेव। ठीक है, सेव किया, ये हो गया हमारा प्रयागराज है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं। मीन्स रिमूव कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, जो लिखा हुआ आई एम कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए कंसोल लॉग के अंदर, क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे कि आई एम कंपोनेंट विल अनमाउंट यहाँ पे कॉल हो गया है, राइट, क्योंकि कंपोनेंट को निकलने के जस्ट पहले ही ये कॉल होगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो हमारा कंपोनेंट का लाइफ साइकिल है वो मैनेज होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, माउंटिंग फेज होता है जिसमें हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, उसके बाद हमारे पास गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स होता है, फिर रेंडर मेथड और फिर कंपोनेंट डिड माउंट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा फेज जिसमें क्या होता है, अपडेट होता है कंपोनेंट। मींस अगर हमारे प्रॉप्स की वैल्यू अपडेट हुई है या फिर स्टेट की वैल्यू अपडेट हुई है तब वो हमारा फेज कॉल होगा। सो उसमें क्या होता है, हमारे पास गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स होता है, फिर उसके बाद शुड कंपोनेंट अपडेट, फिर रेंडर और फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। इसमें भी 4 चीजें होती हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला होगा, मतलब कि उसका लाइफ साइकिल खत्म होने वाला होगा। सो उसमें हमारे पास क्या है, कंपोनेंट विल अनमाउंट का मेथड है। जैसे ही हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उसके जस्ट पहले वो कॉल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो लाइफ साइकिल है कंपोनेंट का वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे रिएक्ट के अंदर, राइट। क्योंकि जो हमारा HTML था उसमें क्या था कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस थे। index.html था, राइट, about.html था, contact.html था, वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस थे और वहाँ पे हम लोग एंकर टैग का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते थे, राइट। बट जो हमारा यहाँ पे रिएक्ट है इसके अंदर तो हमारे पास है नहीं ऐसा कुछ मेथड कि हमारे पास यहाँ पे index.html है, उसके फिर दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज़ कंपोनेंट के फॉर्म में है। अगर हम लोग एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में पेज रिलोड करके ही जाएंगे तो इसका मेन मोटिव भी खत्म हो जाएगा, राइट। क्योंकि हम लोग इसे क्या कहते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, हमें बगैर पेज को रिफ्रेश किए हुए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है या फिर एक डाटा को हटा के दूसरे डाटा को डिस्प्ले करवाना है। सो उसके लिए हमारे पास है रिएक्ट राउटर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि रिएक्ट राउटर। ठीक है, अब रिएक्ट राउटर सर्च करेंगे तो उसमें हमारा पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा, रिएक्ट राउटर की मेन वेबसाइट, और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर हमें रिएक्ट राउटर की वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने रिएक्ट राउटर को कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगी हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स की तरफ, और ट्यूटोरियल्स में जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे यहाँ पे हमें सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा कि हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट राउटर को सेटअप कैसे करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ हमें यहाँ पे दिखाई देगा npm install react router DOM। ठीक है, बाकी की चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नया एप्लीकेशन क्रिएट किया गया है रिएक्ट का, वो हम लोगों ने पहले से ही कर रखा है। उसके बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम लोग पहले से ही चले गए हैं क्योंकि ये सारा काम हम लोग पहले से कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ npm install react router DOM को ही यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसके अपने एप्लीकेशन के अंदर आ करके टर्मिनल पे जो हमारा अभी तक एप्लीकेशन चल रहा है उसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग चलते हैं इसके लिए अपने पैकेज.json के अंदर और यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्ट राउटर DOM हमें यहाँ पे इंस्टॉल होकर के दिखाई देगा 16.16 वर्जन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा रिएक्ट राउटर DOM इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसको यूज करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब इसको यहाँ से हम लोग क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जो हमारा रिएक्ट राउटर की वेबसाइट है इस पर देखते हैं कि इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे राउटर्स आपको दिखाई देंगे, हैश राउटर हो गया, स्टैटिक राउटर हो गया, कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी, राइट। बट हमें यूज़ करना है ब्राउज़र राउटर का अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आगे हम लोग और देखेंगे कि कितने टाइप के राउटर्स हैं, उनका हम लोग क्यों अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र राउटर की तरफ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे जाएगा कि इसको हमें कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने एप्लीकेशन में और इसको देख देख करके हम लोग सेटअप करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और थोड़ा साइड में कर देते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, राइट। होम पेज हो सकता है, अबाउट अस पेज हो सकता है, फिर कॉन्टैक्ट अस के पेज हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं। जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स के लिए अलग फोल्डर बनाए हुआ है वैसे ही हम लोग पेजेस के लिए एक अलग फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे पेजेस के नाम से। ठीक है, पेजेस नाम का फोल्डर हो गया और इसके अंदर हम लोग फाइल्स बनाते हैं। क्या, लेट्स सपोज सबसे पहले बनाते हैं हम लोग होम पेज .js और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं अपने कंपोनेंट का कोड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं एक div। ठीक है, उस div के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले h1 होम पेज।
ठीक है, ये हो गया होम पेज। और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, वेलकम टू, सॉरी क्या है यहाँ पे, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वेब पेज। ठीक है, ब्यूटीफुल वेब पेज हो गया, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रखा है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। होम पेज हो गया हमारा, अब इसको हम लोग कर देते हैं क्या, अबाउट। ठीक है, इसके अंदर आकर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अबाउट को कर देते हैं, और यहाँ होम पेज को हम लोग कर देते हैं अबाउट, और दिस इज़ अबाउट मी, दिस इज़ अबाउट मी। ठीक है, ये हो गया। अब एक और पेज हम लोग बनाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं आसानी से पॉज कर करके। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज, सेव कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों पेज हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब इसको हम लोग अपने राउटर के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने app.js के अंदर। तो अभी तक हमारे पास app.js के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। बट अब जब भी हमारा पेज रन करेगा तो हमें इतनी सारी चीज़ें अपने मेन जगह पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना सारा काम होगा हमारा एक पर्टिकुलर पेज का जो काम होगा उस पर्टिकुलर पेज के कंपोनेंट के अंदर हम लोग लिख देंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ से इस चीज़ को हटा देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया और इस पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया और इसको भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ओके, ठीक है, इसको ना हटा करके app.css को हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ी सी CSS अभी बाद में लिख लेंगे। सेव करते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे रेंडर, क्योंकि मे बी एरर ही आ गया होगा। सॉरी, नहीं एरर नहीं, हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग इसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, npm स्टार्ट, ये फिर से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम लोग अपने ब्राउजर राउटर को देखते हैं ये क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्राउजर राउटर को इंक्लूड करना, मीन्स इंपोर्ट करना है और फिर इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब इस ब्राउजर राउटर के बाद इसके अंदर हमें यूज़ करना है राउट्स का। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल राउट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ब्राउजर राउटर को इंक्लूड करना है, उसका यूज़ करना है, फिर उसके अंदर राउट्स को यूज़ करना है और उस पर्टिकुलर राउट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल राउट्स होंगे। ठीक है, इसको हमें ऐसे यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राउजर राउटर का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्राउजर राउटर, इसको इंक्लूड करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम में से। ठीक है, ये इंक्लूड हो गया, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, राउट्स का। यहाँ पे हम लोग राउट्स को इंक्लूड करते हैं, राउट्स, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राउट का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास राउट। सो ब्राउजर राउटर के अंदर हमारे पास राउट्स हैं और राउट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल राउट होंगे। ठीक है, अब इस राउट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है पाथ, मतलब कि इस ब्राउज़र के जो हमारा URL बॉक्स होता है यहाँ पे हमें क्या देने पे क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अबाउट स्लैश अबाउट करने पे हमें अबाउट चीज़ दिखनी चाहिए, स्लैश अगर हम लोग कुछ ना करें तो हमें होम पेज की चीज़ें दिखनी चाहिए, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट करें तो हमें कॉन्टैक्ट अस की चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, सो वो हमारा किस में जाएगा, पाथ में जाएगा। और उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रॉप यहाँ पे होता है जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे देंगे इसके अंदर अपना जो हमारा कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे होम पेज का कंपोनेंट है मेन, तो उसे हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ऐसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट अस के लिए देंगे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अबाउट अस के लिए भी देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास राउट्स को हमें इसके अंदर इंपोर्ट करना है, वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और राउट को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। सो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमें एलिमेंट्स के अंदर अपने जो हमारा कंपोनेंट है मेन, वो यहाँ पे देना है। सो सबसे पहले हमें क्या देना है, जो हमारा मेन स्लैश है वहाँ पे हमें देना है होम पेज को। ठीक है, ये होम इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग इसको सेव करें तब देखेंगे हम अपने ब्राउजर के अंदर कि यहाँ पे हमें होम पेज का जो भी कंटेंट है वो दिखाई देने लगा है। ठीक है, अगर होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे लेट सपोज हम कुछ चेंज करते हैं, होम पेज की जगह करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड सेव करेंगे तो अभी तक जो होम पेज दिखाई दे रहा था वो अब हेलो वर्ल्ड हो गया है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा मेन राउट था मीन्स जस्ट स्लैश, वो काम करने लगा है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे किसके लिए, अबाउट के लिए, अबाउट यहाँ कर देंगे और यहाँ पे हम लोग होम पेज की जगह कर देंगे क्या, अबाउट। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, सेव करते हैं, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स जो हमारा यूआरएल बॉक्स है उसके अंदर हम लोग कुछ डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं अबाउट। अब इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे अबाउट पेज दिखने लगा है। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, कॉन्टैक्ट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग अबाउट की जगह पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, तब हमें क्या दिखाई देगा, सॉरी कॉन्टैक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कॉन्टैक्ट इंटर। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देने लगी हैं। ठीक है, सो जो हमारा राउटिंग का सेटअप था वो यहाँ पे हो गया है कि हमारे पास 3 पेजेस थे जो हम लोगों ने पेजेस के अंदर बनाए हुए थे, और उसको हम लोगों ने राउट्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करके 3 अलग अलग राउट बना लिए हैं, जो कि हम लोग या अपने यूआरएल बॉक्स के अंदर अलग अलग राउट्स दे करके एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने कोई भी लिंक नहीं दिया है यहाँ पे, जिससे कि वो यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जा सके, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में करें तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे लिंक दिए हुए हैं, राइट। ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं तो ट्यूटोरियल आ जाता है, एग्जाम्पल्स पे क्लिक करते हैं तो एग्जाम्पल्स आ जाता है, या फिर अपग्रेडिंग फ्रॉम V5 करते हैं तो ये आ जाता है, राइट। सो उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिंक देना है ताकि यूजर को वहाँ पे स्लैश करके न देना पड़े। अब यूजर को तो पता नहीं है कितने पेजेस हैं हमारे वेबसाइट के अंदर और हर एक पेज का नाम क्या है, जिससे कि वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे हर एक पेज के लिए लिंक देना पड़ेगा अपने 9 बार पे, मतलब सबसे ऊपर, ताकि वो हर एक पेज पे दिखाई दे, राइट। अगर होम पे गया है तब भी होम का दिखाई दे, और अबाउट अस का दिखाई दे, कॉन्टैक्ट अस का दिखाई दे, अगर कॉन्टैक्ट पे रहे तब भी वो सारी चीज़ें सेम ही रहनी चाहिए हर एक पेज के लिए। तो उसको यहाँ पे हम लोग कैसे देंगे, सो उसको देने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक 9 बार इसी पेजेस के अंदर। ठीक है, 9 बार .js, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन 9 बार, ठीक है। यहाँ से करते हैं रिटर्न, यहाँ पे देते हैं क्या, div, ठीक है। अब इस div के अंदर ul और यहाँ पे देते हैं क्या, li, ठीक है। सो अब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है लिंक पे क्लिक करके, राइट। सो उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम में पहले से उसका लिंक कैसे क्रिएट करना है हमें, वो सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, वो सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लिंक कंपोनेंट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर दिया गया है पहले से। सो जैसे हम लोग लिंक लिखेंगे तो उसका इंपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से लिंक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, और उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, टू, ठीक है। टू क्या है, टू मतलब किस पर्टिकुलर राउट पे हमें जाना है, वो क्या देंगे वो हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले होम का, ठीक है, होम का देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, सॉरी होम का हो गया। अब एक दूसरी एल आई में हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, अबाउट के लिए। उसके बाद जो तीसरा एल आई होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या देते हैं, कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये हो गया। अब इस टू के अंदर हमें क्या पास करना है, इस टू के अंदर हमें वो पास करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे पाथ पे दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, राइट। जैसे होम पेज के लिए हम लोगों ने दे रखा है ओनली स्लैश, तो हम लोगों को होम पेज के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्लैश पास करना है। और अबाउट अस के लिए हमें क्या पास करना है यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पाथ पे दे रखा है, ठीक है, स्लैश अबाउट, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश अबाउट दे देंगे। अब कॉन्टैक्ट अस के लिए हम लोगों ने क्या है यहाँ पे दे रखा है, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो इसको यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टू में हमें एग्जैक्ट वही चीज़ पास करनी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने पाथ पे दे रखी है पहले से, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, अभी सेव हो गया। सो अब बारी आती है कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करें कि ये हर एक पर्टिकुलर पेज पे दिखाई दे, राइट। क्योंकि अगर हम इसे एक एक पेज पे यूज करने जाएंगे तो यूज तो कर सकते हैं आसानी से, राइट, बट इसमें क्या दिक्कत है कि इसे हमें हर एक पेज पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब जब ये 9 बार हर एक पेज के लिए कॉमन है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग इसे ऐसी जगह पे इंक्लूड करें कि एक ही बार इंक्लूड करने पे वो हर एक जगह पे ऑटोमेटिक दिखाई देने लगे, ठीक है। सो उसको हम लोग देखते हैं कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसको हर एक पेज पे इंक्लूड करके, ठीक है। होम पे अगर हम लोग जाएँ तो होम के अंदर हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो ये रहा, होम के अंदर हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। ऐसे हम लोग इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट अस के अंदर और इसको कॉन्टैक्ट पे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और अबाउट पे चल के हम लोग इसको अबाउट के अंदर भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ दिखाई देने लग गई, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अबाउट पे पहुँच जाएंगे।
होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे पहुंच जाएंगे, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पे हम लोग फिर से आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हमें अपने पेज को और ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई करना है, राइट। सो अभी तक जो हम लोग यहाँ पे हर एक पेज पे अपने नौबार को कॉल कर रहे हैं, इसको हम लोग एक ऐसी जगह पे कॉल करें कि एक ही बार कॉल करने पे हमारा सारा का सारा काम हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक पेज से इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दिया, उसके बाद अबाउट से हटा दिया, फिर होम पेज से हटा दिया, तो तीनों पेजों से हम लोगों ने इसको हटा दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं अपने app.js के अंदर, ठीक है। app.js के अंदर जो हमारा ब्राउजर राउटर है, इसके अंदर हम लोग अपने नौबार को डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग अपने नौबार को इस पर्टिकुलर app.js के अंदर इंक्लूड करेंगे, मीन्स ब्राउजर राउटर के अंदर, और इसको सेव करेंगे, तो हमें हर एक पेज पे वो चीज़ दिखाई देने लग जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। तो अब हमें हर एक पेज पे इसको सेपरेटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे जा सकते हैं, अगर हम लोग अबाउट पे चाहें तो अबाउट पे जा सकते हैं, होम पेज पे जा सकते हैं, और फिर से कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस इंक्लूड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उनको रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको राउटिंग समझ में आ गई होगी। सो इससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो आपको और भी आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि राउटिंग का एक्चुअल यूज हम लोग कैसे अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी करेंगे। बट यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि राउटिंग क्या है, हम लोग रिएक्ट के अंदर राउटिंग कैसे इनेबल करते हैं, और कौन से पैकेज का यूज करना पड़ेगा, और उसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि ये है कि हम लोग अपने React.js के अंदर API कैसे कॉल करेंगे। मतलब कि अगर हमें सर्वर से डाटा फेच करना है तो उसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं। सो सर्वर से डाटा को फेच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि फेच मेथड का यूज़ करना, जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है, और जो दूसरा वाला है वो है एक्सियोस, मतलब कि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ करना। सो जो एक्सियोस है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसके द्वारा हम लोग सर्वर से डाटा को फेच करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर API को कॉल करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग फेच का यूज़ करेंगे, एंड देन फिर बाद में हम लोग एक्सियोस का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग फेच क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्वर तो सेटअप नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे कि जो ओपन सोर्स APIs होती हैं कुछ कि जिनका यूज़ करके हम लोग कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ओपन सोर्स API अवेलेबल है जिसका हम लोग यूज़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रैंडम यूज़र, ठीक है, API। अब जैसे ही सर्च करेंगे हमें इस यहाँ पे पहली ही लिंक मिल जाएगी रैंडम यूजर जनरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमें रैंडम यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका यूज करके हम लोग चीज़ों को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। सो इस पर हम लोग जाते हैं, इस पर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी चीज़ें, हमें कैसे यूज़ करना है और किस फॉर्मेट में हमें डाटा रिटर्न होके मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ही रिजल्ट आ रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि हमें कैसे मल्टीपल रिजल्ट चाहिए ताकि हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर मैप का यूज़ कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ कहाँ पे मिलेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और इसके अंदर हम लोग आएंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वाली API हमारी रिक्वेस्टिंग मल्टीपल यूजर्स, राइट, क्योंकि हमें मल्टीपल यूजर्स चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पे लूप लगा सकें अपने रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इस API का यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 5000 ना पास करके 10 ही पास करेंगे ताकि जो रिजल्ट हो वो आसानी से हमें फेच हो जाए और हम लोग उसको आसानी से डिस्प्ले कर सकें, ठीक है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं यहाँ पे ताकि हम लोग इसका यूज कर सकें, ठीक है। और चलते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। हम लोग इसका यूज करेंगे अपने होम कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने अपना राउटिंग का सेटअप कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोग अब ये सारी चीजें नहीं करेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे इसका अपने होम कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग अपनी API को कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फेच मेथड का यूज करने वाले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर उसको यूज करेंगे, फिर उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक का, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, फंक्शन गेट नहीं, फेच यूजर्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यूज करना है फेच का यूज, ठीक है। तो फेच के थ्रू जो भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा उसे हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, कॉन्स्ट ऑल यूजर्स नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट,
ठीक है, क्योंकि जो हमारा फेच है वो क्या है, एक प्रॉमिस है। तो उस प्रॉमिस के आगे अगर हमें नॉर्मली यूज करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अवेट का फेच। ठीक है, जो इसमें पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हमारा यूआरएल। अब यूआरएल को हम लोग अपने रैंडम वेबसाइट वाले यूजर से कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जो 5000 है इसकी जगह पे हम लोग दे देते हैं 10। ठीक है, ओके, ये इतना हो गया। अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अवेट के नीचे लाल लाल दिखाई दे रहा है, मीन्स ये क्या बता रहा है, एरर है। अब अवेट का यूज हम लोग वहीं पे कर सकते हैं जब हमारा फंक्शन क्या हो, असिंक हो। ठीक है, सो फंक्शन को असिंक बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा असिंक कीवर्ड का यूज। सो जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन कीवर्ड के आगे हमें क्या यूज करना है, असिंक कीवर्ड। ठीक है, सो इससे हमारा फंक्शन असिंक बन गया है और उसके अंदर हम लोग अवेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बैक करते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, सो ये हो गया, और इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब इस पे आ गया। अब क्या करना है हमें कि रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उसे हमें जेसन फॉर्मेट में अपने एक नए वेरिएबल पे लेना है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट ऑल यूजर्स, ठीक है, ऑल यूजर्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, हमें इसको जेसन में कन्वर्ट करना है अपने इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को। सो फेच को हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हम लोग ये देखते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे अपने रिएक्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज़ इस पर तो आ गई है, ठीक है, बट इसका यूज हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर कैसे करेंगे, कि इसके अंदर डाटा हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करना है, और उस स्टेट पे हमें इसके आउटपुट को स्टोर करना पड़ेगा, ताकि जैसे स्टेट अपडेट हो उसके अंदर का डाटा जो है हमें हमारे कंपोनेंट के अंदर दिखाई देने लग जाए। ठीक है, सो उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट यूजर्स नाम का, उसके बाद सेट यूजर्स इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, रिएक्ट के अंदर से ये यूज स्टेट हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है, और हम लोग इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं क्या, एक इम्पटी एरे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से हमें एरे ही मिलेगा, तो हम लोग इसकी इनिशियल वैल्यू भी एक क्या देते हैं, एरे देते हैं, ताकि हमें बाद में या पहले कोई भी एरर देखने को ना मिले कि ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई ना दे, हम लोग वही यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू देंगे जो कि बाद में अज्यूम करते हैं कि इस पर होगी। ठीक है, और यूजर्स हो गया। अभी देखते हैं कि इसके अंदर से हमें आउटपुट कैसे मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग आते हैं अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमें रिजल्ट्स के अंदर सारे के सारे यूजर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें सेट यूजर्स का यूज करके इसके अंदर सेट करना है इस रिजल्ट्स के डाटा को। ठीक है, इस रिजल्ट्स के डाटा को। ठीक है, ऑल यूजर्स डॉट रिजल्ट्स। ठीक है, सॉरी रिजल्ट्स नहीं, ये रहा रिजल्ट्स। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एपीआई से डाटा आएगा, इसको जेसन में कन्वर्ट होगा, और इसके अंदर जो भी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स के अंदर का जो भी डाटा है वो पर्टिकुलर स्टेट पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये देखते हैं कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये एपीआई सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कॉल हो। जैसे हमारा पेज लोड हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये एपीआई कॉल होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं होनी चाहिए कि हर 10 सेकेंड, हर 5 सेकेंड, या जैसे ही हमारा कोई भी चीज़ अपडेट हो रही है, हमने कोई स्टेट अपडेट किया या फिर कोई प्रॉप अपडेट हुआ तो वो एपीआई कॉल हो गई। ठीक है, वो हमारा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब हमें ऐसा करना होता है, बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूज इफेक्ट का यूज, कि हमें सिर्फ और सिर्फ जब हमारा कंपोनेंट लोड हो तभी ये पर्टिकुलर एपीआई कॉल हो, तो उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। सो इसको कैसे यूज करेंगे, यूज इफेक्ट, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास होगा। ठीक है, ये तो पहला हमारा पैरामीटर हो गया कॉलबैक फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दूसरे पैरामीटर हम लोग अगर नहीं पास करेंगे तो जितनी भी बार हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी भी बार हमारा इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा पैरामीटर है, अगर यहाँ पे हम लोग एक इम्पटी एरे पास कर देते हैं, तब जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा सिर्फ और सिर्फ पहले ही बार हमारी एपीआई कॉल होगी, उसके बाद उस कंपोनेंट में जो भी सारी चीज़ें होंगी उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली इस पर्टिकुलर यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेटवर्क के अंदर कि एपीआई कॉल हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग आते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे कॉल हुआ कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पे अभी कॉल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग किस पे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं होम पेज पे अपने। जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एपीआई कॉल हो गई है हमारी, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अपने आउटपुट को देख सकते हैं। यहाँ पे रिजल्ट कितना है 10। प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे इन्फो है और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास 10 डाटा हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। सो 10 यूजर्स हमारे पास यहाँ पे फेच हो गए हैं और वो जो फेच हुए थे वो हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट पे भी अपडेट हो गए हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टेट पे कैसे अपडेट हुए हैं वो कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे। सो उस पर्टिकुलर चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मैप का, ठीक है। सो जो हमारा ये यूजर्स है, इस यूजर्स पे हम लोग यूज़ करते हैं मैप का, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो यूजर्स है ये एक एरे है और एरे पे हम लोग मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप हो गया, ठीक है। आइटम, ठीक है, सॉरी फंक्शन, इसके अंदर हम लोग क्या रिसीव करेंगे, आइटम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न, ठीक है, डिव। अब इस डिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक यूज़र के नेम को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। आइटम, यहाँ पे हम लोग अगर आए तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें रिजल्ट्स के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जेंडर है और नेम है, नेम के अंदर टाइटल, फर्स्ट और लास्ट है। ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आइटम डॉट नेम डॉट टाइटल, ठीक है। अब जैसे ही सेव करेंगे हमें यहाँ पे दिखाई दे देने चाहिए कितने, 10 टाइटल, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड मैप, ठीक है। सो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग दूर करते हैं। अब जाते हैं कंसोल में, इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि हमें अपने पेज पे एरर्स न दिखाई दे। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ऑल यूजर्स पे, कंसोल डॉट लॉग ऑल यूजर्स को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा पेज रिलोड हुआ और हमें जो भी आउटपुट इस पर्टिकुलर जगह से मिला है वो यहाँ पे कंसोल लॉग हो गया है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें फिर से यहाँ पे प्रॉमिस ही मिल रहा है, राइट। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। सो उसके लिए हमें इस रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे भी अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हम लोग अवेट लगाएंगे तभी क्या होगा कि हमें इस पर्टिकुलर ऑल यूजर्स पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ना कि प्रॉमिस मिलेगा, जो कि अभी तक यहाँ पे मिल रहा था। सो इसके अंदर हमारे पास 2 कीज हैं, पहला है इन्फो, दूसरा है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को हम लोगों ने इस यूजर्स पे स्टोर करवा लिया है, ठीक है। ये हमारा सही काम कर रहा है। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करते हैं और ये देखते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है। सेव किया तो यहाँ पे हमें 10 आउटपुट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मिस्टर मिस या मिसेस, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम को भी प्रिंट करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइटम डॉट नेम डॉट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट करेंगे तब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे जाएगा, जो भी उसका फर्स्ट नेम रहेंगे। यहाँ पे डॉलर कहाँ से आ गया, ये सॉरी यहाँ पे डॉलर गलती से लग गया, ठीक है। सेव करेंगे तो हमें 10 नाम यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है। सो जो भी इस पर्टिकुलर रिजल्ट्स के अंदर नेम है वो हमें यहाँ नेम दिखाई देने लग गए हैं। कहाँ गया नेम मिस्टर आर्थर, ठीक है, मिस्टर आर्थर, पहला मिस्टर आर्थर है। उसके बाद फिर हमारे पास जितने भी सारे नाम हैं वो यहाँ पे अलग अलग दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है। दूसरा नेम क्या है, अब्दुल्लाही, ठीक है, मिस्टर अब्दुल्लाही। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एपीआई से डाटा को फेच करके लूप लगा करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर उसके अंदर का जो डाटा है वो एक एरे के फॉर्म में आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है तो हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है और हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इन्फो के अंदर नॉर्मली चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। सो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे स्टेट पे अपडेट करते हैं, कॉन्स्ट इन्फो सेट इन्फो, ठीक है। सो जो इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे स्टेट पे लेते हैं, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है। अब इसमें की सारी चीज़ें हमारे पास किस फॉर्म में है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ना कि रिजल्ट के फॉर्म में। तो जो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। और सेट इन्फो पे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे क्या, ऑल यूजर्स डॉट इन्फो, ठीक है। अब इस इन्फो को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सो हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब इसको यहाँ पे टॉप पे कर देते हैं, यहाँ से हटा करके, ठीक है। और इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिव के अंदर हम लोग क्या देते हैं, पैराग्राफ पहला, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्फो के अंदर सबसे पहला क्या है, सीड है, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन्फो डॉट सीड, ठीक है। सेव करेंगे। सो सबसे नीचे हमें क्या दिखाई देगा,
जो कि सीड होगा, राइट। ये हमारा जो ऊपर नौबार है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वेब पेज है, ब्यूटीफुल नहीं है माना बट पेज है, ठीक है। और इसके बाद 10 नेम यहाँ पे दिखाई देंगे। ये 10 नेम रैंडम हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो पिछली बार आए थे वही इस बार भी आएंगे, तो ये पूरी तरीके से रैंडम रहेंगे, ठीक है। और ये क्या हम लोग सीड में जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो हर एक बार हमारा सीड भी चेंज होता रहेगा। सो अब देखते हैं जो लास्ट वाला सीड था हमारा वो यहाँ पे A8, तो जो यहाँ पे है वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे वर्जन है। सो वर्जन को हम लोग चाहें तो या वर्जन पे कुछ भी करेंगे तो यहाँ वर्जन में हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हमारे पास एक एरे में इंफॉर्मेशन है तो हम लोग एरे में यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें को हम लोग ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये है डाटा को फेच करने का तरीका। इसी तरीके से अगर हमें डाटा को पोस्ट करना है, मतलब कि एक नया यूज़र क्रिएट करना है या फिर हम लोग अपने वेबसाइट से डाटा को सेंड करना है सर्वर पे, सो हम लोग उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गेट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट तरीका सेम है। यहाँ पे हम लोग फेच यूजर्स का यूज कब कर रहे हैं, जैसे हमारा पेज लोड हो, क्योंकि हमें तभी अपने चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है, राइट। बट अब क्या होगा, जब हमें चीज़ों को सेंड करना है तब एक पर्टिकुलर बटन की क्लिक पे करना है, मतलब कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तब हमें उस चीज़ को यूज़ करना है। सो उस चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं इसी तरीके से उसका यूज़ करके। सो इस तरीके से हम लोग API का यूज़ करते हैं अपने React.js के एप्लीकेशन के अंदर। इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम लोग Axios का यूज़ करते हैं। Axios एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो कि React.js में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो उसका यूज हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाएंगे कोई दूसरा। सो आई होप कि अब डाटा को कैसे फेच करते हैं React.js में वो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर हम लोग API का यूज़ कैसे करते हैं, फेच API का यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक है जिसके द्वारा हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या को सॉल्व करते हैं। अब ये प्रॉप ड्रिलिंग क्या है, सो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसमें समझते हैं कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट है, मीन्स जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसे हम लोग मान लेते हैं क्या, पेरेंट कंपोनेंट। अब उसके अंदर हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसे हम लोग मान लेते हैं चाइल्ड 1। अब उस चाइल्ड 1 के अंदर एक और कंपोनेंट है चाइल्ड 2, और उस चाइल्ड 2 के अंदर एक और कंपोनेंट है चाइल्ड 3, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है, मतलब कि जो पेरेंट कंपोनेंट है, वहाँ पे एक डाटा है जिसको हमें उस पेरेंट कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट, मतलब कि जो चाइल्ड 3 कंपोनेंट है उसके अंदर डिस्प्ले कराना है, राइट। तो उसे हमें कैसे पास करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एज ए प्रॉप पास करना पड़ेगा, फिर उसके जो हमारा चाइल्ड 2 है उसके अंदर एज ए प्रॉप पास करना पड़ेगा, फिर चाइल्ड 2 से चाइल्ड 3 के अंदर एज ए प्रॉप पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमें डाटा तो डिस्प्ले करवाना है अपने चाइल्ड 3 के अंदर, बट जो हमारा डाटा है वो पेरेंट से चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 में गया है, मतलब कि हर एक कंपोनेंट के अंदर हमें उस डाटा को पास करना पड़ा है एज अ प्रॉप, तभी जाके वो हमें चाइल्ड 3 में रिसीव हुआ है, राइट। सो इस टाइप की समस्या को हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे इन एक्शन देखते हैं अपने कोड में, कैसे इसको हम लोग प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं फिर उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने चलते हैं अबाउट अस के पेज पे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग पढ़े रहने देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पहले प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट के द्वारा करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक काउंटर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, काउंट सेट काउंट, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है, 0, ठीक है। अब जो काउंटर का काउंट है इसे हमें डिस्प्ले कराना है जो कि मल्टीपल चाइल्ड से होके लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, फिर हम लोग बाद में कैसे देखेंगे कि अलग अलग अगर कंपोनेंट्स में है तब उसको हम लोग कैसे एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, फंक्शन चाइल्ड 1, क्या हो गया, FUNC, ठीक है, चाइल्ड 1, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे प्रॉप्स, और यहाँ पे हम लोग क्या डिस्प्ले करते हैं, रिटर्न, ठीक है, डिव, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक और क्या है, फंक्शन, क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, ये क्या हमारा चाइल्ड 2 है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड 3 है, ठीक है। सो ये जो चाइल्ड 3 है इसको हमें यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है, और ये जो चाइल्ड 2 है इसे हमें यहाँ पे कॉल करना है,
ठीक है, ये मैं भी अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बट जो हमारा ऐप का रिक्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर ही कॉल होगा, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा ये चाइल्ड 3 है, इसके अंदर जो प्रॉप्स है, इसके अंदर हमें जो है प्रॉप्स डॉट काउंट को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, और जो प्रॉप्स है इसके अंदर हमें एज अ काउंट पास करना है, इक्वल टू प्रॉप्स डॉट काउंट, ठीक है, और जो हमारा चाइल्ड 1 है इसके अंदर भी हमें पास करना है इसी चीज़ को, इक्वल टू प्रॉप्स, सॉरी PROPs प्रॉप्स डॉट काउंट, ठीक है, और जो चाइल्ड 1 है इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें पास करना है क्या, काउंट इक्वल टू काउंट, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग अपने अबाउट अस वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग अबाउट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें काउंट 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, उस बटन के क्लिक पे हमें इस काउंटर को अपडेट करना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक बटन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, अपना एक एप्लीकेशन, सॉरी एक यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं ऑन क्लिक, इसी के अंदर हम लोग फंक्शन लिख देते हैं क्या, सेट काउंट, यहाँ पे देते हैं काउंट +1, ठीक है, ये अपडेट करके उसको उसी के अंदर तुरंत ही सेट कर देगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, बटन हमारी आ गई, क्लिक करेंगे तो ये जो काउंटर है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है, ये अपडेट हो रहा है। सो इसके अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने प्रॉप्स एक के अंदर फिर एक के अंदर एक, फिर एक के अंदर एक पास करते हुए चले गए हैं। यहाँ से आया सबसे पहले हमारा चाइल्ड 1 के अंदर, चाइल्ड 1 से चाइल्ड 2 के अंदर गया, फिर चाइल्ड 2 से वो चाइल्ड 3 के अंदर गया है, ठीक है। सो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू का, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी को हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे काउंट नाम का कुछ अलग कैलकुलेशन है, राइट। सो उस तरीके से ये चीज़ें मिस हैपन हो सकती हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे काउंट पे कुछ और डाल दिया और फिर यहाँ पे इसको पास कर दिया, ठीक है, या फिर चाइल्ड 1 के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो काउंट पे ही आनी थी और उसको हम लोगों ने यहाँ पे बाय मिस्टेक अपडेट कर दिया है, ठीक है। सो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेना है कि हमें इस काउंट को यहाँ से पास करके इसके अंदर न लाना पड़े, फिर यहाँ से चाइल्ड 2 के अंदर न लाना पड़े, हम लोग डायरेक्टली उसको चाइल्ड 3 के अंदर ही यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग उसका यूज यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। सो वो भी हमारा एक हुक ही है, तो उसको हम लोग रिएक्ट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, काउंट कॉन्टेक्स्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट काउंट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो रिएक्ट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 दे देते हैं, ठीक है। सो ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमारा हो गया कि इस काउंटर के लिए एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया ताकि हम लोग इसको आगे चल के यूज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इसको क्रिएट कर लिया, अब देखते हैं इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने चाइल्ड 3 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, कहाँ पे, जो हमारा ये एप्लीकेशन है इसके बाहर, मीन्स ये जो अबाउट है इसके बाहर, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसको हमें पास करना पड़ेगा ताकि ये इसका रेफरेंस ले सके, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग प्रॉप्स डॉट काउंट कर रहे हैं, अभी हमने इस चीज को यहाँ पे देना पड़ेगा। अब करते हैं सेव, ठीक है। सेव किया तो अभी क्या हो रहा है कि जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। सो इसको चेक करने के लिए हम लोग अगर यहाँ पे 10 कर दें और तब सेव करें तो जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बारी है इस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करने की, ठीक है। ये जो काउंट है, ये जो मीन्स इसका काउंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। उस चीज को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यूज करेंगे वो हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एप्लीकेशन को, मतलब कि जहां से हमें चीज़ अपडेट करनी है और जहां तक अपडेट करनी है वो पूरे के पूरे चीज को हमें एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वो क्या है, काउंट कॉन्टेक्स्ट
ठीक है। सो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ से चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि प्रोवाइडर मतलब कि इसके अंदर वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे, राइट। इसके अंदर वैल्यू जहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे उसे हम लोग प्रोवाइडर कहते हैं, और जहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। सो यहाँ पे अगर अभी हम लोग इसको हुक के द्वारा नहीं यूज़ कर रहे होते तो हमें कंज्यूमर का यूज़ करना पड़ता, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे हुक का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कंज्यूमर का यूज़ नहीं करना पड़ा है। कैसे, काउंट कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर, हम लोगों ने यहाँ पे हुक का यूज़ कर लिया है, इसलिए हमें उसकी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, और जितना भी पूरा का पूरा हमारा कोड है, मतलब कि जो चाइल्ड कंपोनेंट है और जहाँ से डाटा अपडेट हो रहा है, उन सभी चीज़ों को हमें इसके अंदर रैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चाइल्ड है, इसी के अंदर हमारे सारे चाइल्ड्स हैं, उसको भी, और जो हमारा बटन अपडेट होगा उसको भी इसी के अंदर हमें डालना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू पे जो भी चीज़ें हम लोग डालेंगे वही इसके अंदर अपडेट होंगी, वही मतलब कि, तो यहाँ पे हम लोग 12 दे देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू अभी क्या है, 10 है, तो हमें यहाँ पे इनिशियल में क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। बट अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को 12 कर दिया है, तब देखते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे ये 12 हो जाना चाहिए, सेव करेंगे। सो यहाँ पे अभी क्या हुआ, 12 हो गया। अब जितनी भी बार हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे हमें यहाँ पे 12 ही दिखाई देगा। इनिशियली तो 10 थी, बट जैसे ही इसको इसने रेंडर किया, इसकी वैल्यू को इसने क्या कर दिया, 12 कर दिया है। ठीक है, अब जब 12 हो जा रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सोचें कि अगर इस 12 को हम लोग काउंट से रिप्लेस कर दें, अगर इस 12 को हम लोग काउंट से रिप्लेस कर दें, तब जितने भी बार हमारा काउंट अपडेट होगा उतनी ही बार हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, राइट। उतनी भी बार हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इस चीज़ को करके देखते हैं। यहाँ पे काउंट पे हम लोग क्या डाल देते हैं, वैल्यू पे काउंट, सेव करते हैं। ठीक है, इनिशियली हमारी क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल 1 है, अगर इसको हम लोग 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी भी बार हम लोग इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, और काउंट की वैल्यू अपडेट होने की वजह से इस काउंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो अपडेट होती हुई चली जाएगी। अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो डिक्रीमेंट का भी एक बना सकते हैं, डिक्रीमेंट। ठीक है, और हमें इसके अंदर से यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक एक माइनस होता हुआ चला जाएगा, अगर इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो काउंट भी पास्ड है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से अब हटा सकते हैं। यहाँ पे हट गया, यहाँ पे हट गया, और यहाँ से हम लोग प्रॉप्स भी हटा सकते हैं। ये काउंट हट गया, इसको भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं। सो अभी भी हमारा आउटपुट वही है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कि हम लोग यहाँ पे हर एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उस पर्टिकुलर काउंट को पास कर रहे थे, अब वो उतना काम हमारा एलिमिनेट हो गया है, राइट। सो जो भी चीज़ हम लोग यहाँ से अपडेट कर रहे हैं उससे हम लोग डायरेक्टली अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ले पा रहे हैं, उसका यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो जो हमारी प्रॉप ड्रिलिंग की समस्या है उसे हम लोग अपने इस यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हटा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। एक ये क्या है, हमारा प्रोवाइडर है, और ये क्या है, हमारा कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर को हम लोग एज ए हुक यूज कर रहे हैं, और प्रोवाइडर जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उसे हम लोग प्रोवाइडर की तरह ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका काफ़ी लार्ज स्केल में यूज़ है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी फ्लिपकार्ट के अंदर कि अगर हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमें वो जो ऊपर हेडर होता है वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, मीन्स लॉगिन कर चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं तब हमें वहाँ पे हमारा नाम दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन साइनअप का एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके बाद तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसे हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट में कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही कंपोनेंट के अंदर लिखी हुई हैं, मतलब कि एक ही फाइल के अंदर लिखी हुई हैं। तो हम लोगों ने इसको यहीं पे डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट हमें क्या करना है, अब जो हमारा रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन है वो तो ऐसा होता नहीं है कि एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होम है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, राइट। और क्या है, हमारे पास 9 बार है जहाँ पे हमारा पास क्या है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं। यहीं पे हमारे पास एक बटन रहेगी लॉगिन की, लॉगिन के क्लिक पे वो चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तब। ठीक है, सो उस सारी चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे वो हम लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से और बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएँ।
ठीक है। आई होप कि आपको अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, जिससे कि आप लोग अगर आगे काम करना चाहें या फिर इसका खुद से प्रैक्टिस करना चाहें गूगल पर सर्च करके, तो उस चीज़ को आप लोग आसानी से समझ सकें। और यहीं से हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ पे हमारा React.js का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। स्टार्ट से जो बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक बचता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स। सो कॉन्टेक्स्ट का जो हमारा अल्टरनेटिव है उसे हम रिडक्स कहते हैं। मीन्स रिडक्स एक एक्सटर्नल एपीआई है, मीन्स एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट क्या है, React.js का इनबिल्ट है, बट जो रिडक्स वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को रिप्लेस करके यूज करते हैं। जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बनाते हैं तब हम लोग उसको वहाँ पे यूज करते हैं। तो उसका भी वीडियोस आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, जिससे आप लोग उसको भी समझ सकें। सो इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये जानना है कि रिएक्ट को सीखने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट में कितनी सारी चीज़ें आनी चाहिए, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग React.js का एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।